नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का माई चैनल माई नॉलेज में और मेरा नाम है पिंटू भारद्वाज। तो दोस्तों आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। अगर आप एक ईपीएफ के मेंबर है, यानी कि अगर आपके पास एक पीएफ का अकाउंट है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता ही है कि ईपीएफओ अपने ईपीएफ मेंबर्स के लिए बहुत सारी सर्विसेज जो है वो ऑनलाइन प्रोवाइड कराती है। तो दोस्तों कुछ दिन पहले ईपीएफओ ने दो नई सर्विस अपने ईपीएफ मेंबर्स के लिए लॉन्च करी है। सबसे पहला है पेंशन कैलकुलेटर और सेकंड है ईडीएलआई कैलकुलेटर। ये दो नई सर्विस जो है ईपीएफओ ने अपने ईपीएफ मेंबर्स के लिए लॉन्च करी है। तो दोस्तों अगर आप मेरी वीडियोस को रेगुलर देखते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, तो इसके रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। ये अपडेट मैंने आपको बताया हुआ है, तो आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी। अगर आप मेरे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं और अगर आप मेरे चैनल के जो वीडियोस है वो नहीं देखते हैं, तो भी उम्मीद करता हूं कि आप जिसको भी फॉलो करते हैं उन्होंने आपको ये अपडेट बता दिया होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर आप चाहते हैं अपने पेंशन कैलकुलेटर को यूज करना, तो आप उसको कैसे यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों उसको यूज करने के लिए आपको कुछ डिटेल्स वहां पे एंटर करनी पड़ती है। अगर आपके पास सही नॉलेज नहीं है तो आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे और आपको कैलकुलेट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आप पेंशन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग कोई भी वीडियो आपको नहीं मिलेगी जिसने आपको डिटेल में बताया होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पेंशन कैलकुलेटर को डिटेल में बताऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ईडीएलआई कैलकुलेटर को डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं ताकि आपको सही तरीके से समझ आ सके, वहां पे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता सकूं। तो चलिए हम अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो ये देखिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ चुका हूं और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आप कैसे ईपीएफ के पेंशन कैलकुलेटर को यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ईपीएफ का पेंशन कैलकुलेटर कैसे ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैंने ईपीएफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन करी हुई है। इस वेबसाइट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्टली इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। इस वेबसाइट पे आने के बाद अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो आपको ऑनलाइन सर्विसेज का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन सर्विसेज में देखेंगे तो थर्ड नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर। आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही नेक्स्ट टैब में आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईडीएलआई एंड पेंशन कैलकुलेटर का, आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। इस वाले पेज पे आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे, ईडीएलआई बेनिफिट कैलकुलेटर और सेकंड ऑप्शन आपको नजर आएगा पेंशन कैलकुलेटर का। तो दोस्तों इस वीडियो में हम पेंशन के कैलकुलेटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम पेंशन कैलकुलेटर पे क्लिक कर देंगे। तो दोस्तों क्लिक करते ही आपके सामने पेंशन कैलकुलेटर पूरी तरीके से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो पेंशन कैलकुलेटर है वो उन ईपीएफ मेंबर्स के लिए है जो कि मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है। और कोई भी ईपीएफ मेंबर मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल तब होता है जब वो अपनी जो सर्विस है वो 9.5 साल कंप्लीट कर चुका होता है या उसको क्रॉस कर चुका होता है, तभी वो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल होता है। तो ये कैलकुलेटर उन सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए है जो मंथली पेंशन के लिए एलिजिबल है। चलिए दोस्तों तो अब बात करते हैं कि हम इस कैलकुलेटर को यूज कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस कैलकुलेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां पे एंटर करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्तों यहां पे डेट ऑफ बर्थ एंटर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस यहां पे दिए हुए हैं। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/1953 या उसके बाद की होनी चाहिए। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि यहां पे 1/4/1953 क्यों दिया हुआ है। यहां पे ये डेट इसलिए दिया हुआ है क्योंकि अगर आप इसी डेट से कैलकुलेट करेंगे तो 1/4/2011 तक आपकी जो एज है वो 58 कंप्लीट हो रही है। उसीलिए यहां पे मिनिमम डेट ऑफ बर्थ जो है वो 1/4/1953 दी हुई है। लेकिन अब बात आती है कि हम यहां पे मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ क्या एंटर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको सिंपल सा कैलकुलेटर आपको ओपन करके दिखा देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि हम मैक्सिमम डेट ऑफ बर्थ क्या डाल सकते हैं जिसके थ्रू हम अपना पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको कैलकुलेट करने के लिए आप सभी को पता ही है कि अभी 2022 चल रहा है, लेकिन 2022 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम 2021 के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर में 2021 एंटर कर लेता हूं।
अब 2021 में किस ईपीएफ मेंबर्स की जो एज है 58 पूरी हो जाएगी, वो हम यहां पे चेक करेंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, 58 को माइनस कर देंगे। ये देखिए मैं यहां पे -58 कर देता हूं, यानी कि जिस ईपीएफ मेंबर की डेट ऑफ बर्थ 1963 है, उनकी एज 2021 में 58 पूरी हो रही है, यानी कि हम मैक्सिमम जो डेट ऑफ बर्थ है 1963 डाल सकते हैं। लेकिन आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे जो ईपीएफ मेंबर्स है वो अर्ली पेंशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर वो चाहते हैं तो 50 ईयर की एज में भी अपना पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन पेंशन का अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन वो पेंशन जो है वो अर्ली स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पे 8 इयर्स का और डिफरेंस आ गया, यानी कि 50 साल की उम्र में भी वो अपना पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम यहां डेट ऑफ बर्थ में 8 इयर्स जो है वो और प्लस कर देंगे। ये देखिए मैं 8 इयर्स प्लस कर देता हूं, तो यहां पे आ गया 1971। तो यहां पे जो डेट ऑफ बर्थ है 1971 है मैक्सिमम, यानी कि जिस ईपीएफ मेंबर का डेट ऑफ बर्थ 1971 है वो भी यहां से इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 1953 और मैक्सिमम 1971। 1953 से कम डेट ऑफ बर्थ भी आपने यहां पे एंटर नहीं करनी है और 1971 से ज्यादा डेट ऑफ बर्थ भी आपने यहां पे एंटर नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये कैलकुलेटर वर्क नहीं करेगा। चलिए दोस्तों, तो अब हम यहां पे पेंशन कैलकुलेट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि किसी ईपीएफ मेंबर की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1/1/1960 है। चलिए मैं यहां पे 1/1/1960 एंटर कर देता हूं। यहां पे एंटर करने के बाद आपने क्या करना है, ठीक नीचे आपको ऐड सर्विस का आपको एक बटन नजर आएगा, आप सिंपली ऐड सर्विस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यहां पे एक पॉपअप विंडो ओपन हो जाएगा, जहां पे आपने एंटर करना है डेट ऑफ ज्वाइनिंग को और डेट ऑफ एग्जिट को। साथ के साथ आपने एंटर करना है एनसीपी, यानी कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट में कितने दिन तक कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं आई है वो आपने यहां पे एंटर करनी है। ये सारी जो डिटेल है वो आपको आपके पीएफ के पासबुक पे नजर आ जाएगी, वहां से आप देख के यहां पे एंटर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो डाल देते हैं 1/1/1995 डाल देते हैं। मैं आपको एक और चीज समझाना चाहता हूं, तो मैं यहां पे 1995 ले लेता हूं, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा। और यहां पे डेट ऑफ एग्जिट हम ले लेते हैं 1/1/2015। ये देखिए मैंने यहां पे 1/1/2015 ले लिया है। तो ठीक नीचे अगर आप देखेंगे तो एनसीपी के आपको दो ऑप्शन नजर आएंगे। एक है एनसीपी फ्रॉम 16/11/1995, यानी कि 16/11/1995 से 31/8/2014 तक, और सेकंड यहां पे एनसीपी है 1/9/2014 और उससे आगे का। तो एनसीपी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड। तो अब मैं आपको बता देता हूं कि यहां पे दो ऑप्शन क्यों आ रहे हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता देना चाहता हूं कि 31/8/2014 तक हमारी जो पेंशन की कैलकुलेशन होती थी वो हमारी बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग ही होती थी, लेकिन उसमें जो उसकी लिमिट रखी गई थी वो 6500 रखी गई थी, जिसकी वजह से यहां पे दो ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। यानी कि 31/8/2014 तक जो कैलकुलेशन होगी हमारी पेंशन की वो होगी 6500 बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर 6500 बेसिक सैलरी से ज्यादा भी किसी की सैलरी होती थी तो पेंशन की कैलकुलेशन जो है 6500 के अकॉर्डिंग ही होती थी और अभी भी होती है। उसके बाद यानी कि 1/9/2014 और उसके बाद जो कैलकुलेशन होती है वो 15,000 के अकॉर्डिंग होती है, यानी कि इसको बाद में इंक्रीज कर दिया गया और इसकी जो लिमिट है वो बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के 15,000 कर दी गई। यानी कि अगर 15,000 से किसी की कम है तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी, अगर 15,000 से किसी की बेसिक सैलरी ज्यादा है तो भी 15,000 के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन होती है। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ आ गया होगा कि यहां पे दो ऑप्शन नजर क्यों आ रहे हैं। तो आप अपने पासबुक में चेक कर सकते हैं कि 31/8/2014 से पहले नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड आपके कितने थे, और उसी पासबुक में आप चेक कर सकते हैं कि 1/9/2014 से आगे जो भी एनपीसी यानी कि नॉन कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो कितने हैं वो आप यहां पे एंटर कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 2014 यानी कि 31/8/2014 से पहले यहां पे 15 एनसीपी डेज थे मेरे, और उसके बाद जो है वो 10 एनसीपी डेट है। उसके बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा ऐड सर्विस का, आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों मैंने आपको बोला था मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। तो यहां पे आपको एक एरर शो कर रहा है। एरर ये शो कर रहा है कि यहां पे लिखा हुआ है कि आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 16/11
1995 से पहले नहीं होना चाहिए, यानी कि 16/11/1995 या उसके बाद की होनी चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर का जो वर्जन है वो अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है आपके पुराने पीरियड को, यानी कि जो पास्ट सर्विसेज है उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि 16/11/1995 से पहले जो सर्विस है उसको कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। उसीलिए आपको ये एरर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, अगर आपकी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है 16/11/1995 के बाद है तो ही आप इस कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर पाएंगे, अगर नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन नहीं होगी, क्योंकि इस वर्जन में 16/11/1995 से पहले की कैलकुलेशन नहीं हो रही है, सिर्फ इसी वर्जन में है। इस वर्जन को जब इंप्रूव कर दिया जाएगा, अपग्रेड कर दिया जाएगा, तो इससे पहले की सर्विस भी कैलकुलेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए हम 16/11/1995 के बाद की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहां पे क्या करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैंने यहां पे जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो 1/1/1996 कर ली है। अब मैं यहां पे ऐड सर्विस पे क्लिक कर देता हूं। तो ये देखिए दोस्तों, अब मेरे सामने कोई भी एरर नहीं आया है, लेकिन मेरे सामने यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस नजर आ रहे हैं जहां पे मुझे कुछ और डिटेल डालने की जरूरत है। तो दोस्तों सबसे पहला यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डेट ऑफ पेंशन स्टार्ट, यानी कि जब जिस डेट को आप पेंशन स्टार्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद ठीक नीचे आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पेंशनेबल सैलरी, यानी कि आप यहाँ पे अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए मिला के जितना भी अमाउंट बनता है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लेकिन आपने एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट 1/9/2014 के बाद की है तो आपकी जो मैक्सिमम यहाँ पे आपकी सैलरी होगी वो 15,000 होगी। अगर कम है तो आप कम डालेंगे, लेकिन अगर आपकी 15,000 से ज्यादा है तो भी आप यहाँ पे 15,000 ही डालेंगे। लेकिन अगर आपकी डेट ऑफ एग्जिट 1/9/2014 से पहले की है तो आप 6500 यहाँ पे डालेंगे। अगर 65 से ज्यादा है तो भी आप 6500 ही डालेंगे, अगर कम है तो आप यहाँ पे कम डालेंगे। चलिए दोस्तों, तो अब मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं डेट ऑफ पेंशन स्टार्ट। तो दोस्तों आपको कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे आपका पेंशन किस डेट को स्टार्ट होगा? तो दोस्तों आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि किसी भी ईपीएफ मेंबर का जो पेंशन है वो उसके 58 ईयर्स में स्टार्ट होता है, लेकिन अगर वो अर्ली पेंशन स्टार्ट करना चाहता है तो वो 50 ईयर में भी अपना स्टार्ट कर सकता है। तो ये डिटेल आपको कहां मिलेगी? ये डिटेल आपको राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे तो लिखी हुई नजर आ जाएगी। डेट यहां पे सिंपली लिखा हुआ है 58 ईयर्स प्राप्त करने की तिथि, उसकी डेट आपको सामने नजर आ जाएगी। उसके ठीक नीचे लिखा हुआ है 50 वर्ष प्राप्त करने की तिथि, यानी कि 58 किस डेट को आपकी कंप्लीट हो रही है और 50 किस डेट को आपको कंप्लीट हो रही है। तो आप यहां पे जब भी आपकी जो डेट है, डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि जो आपकी उम्र है 50 साल जिस भी डेट को कंप्लीट हो रही है उस डेट को आप यहां पे एंटर कर सकते हैं, या उसके बाद की भी कोई डेट एंटर कर सकते हैं। तो आप यहां पे एंटर कर दें। यहां पे देखिए 50 साल जो उम्र पूरी हो रही है वो 31/12/2009 की हो रही है, तो मैं ये डेट भी डाल सकता हूं और इसके बाद की कोई भी डेट मैं यहां पे एंटर कर सकता हूं। चलिए, तो मैं यहां पे अर्ली पेंशन स्टार्ट नहीं करता हूं, मैं यहां पे 58 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ही अपना पेंशन स्टार्ट करना चाहता हूं। तो यहां पे जो डेट है 31/12/2017 है, तो मैं यहां पे 31/12/2017 एंटर कर देता हूं। और दोस्तों उसके बाद क्योंकि मेरी डेट ऑफ एग्जिट जो है वो 1/9/2014 के बाद की है, तो मैं यहां पे अपनी बेसिक सैलरी प्लस डीए यानी कि जो पेंशनेबल सैलरी है वो यहां पे 15,000 डाल देता हूं। तो दोस्तों ये सारी डिटेल एंटर करने के बाद ठीक नीचे आपको एक ऑप्शन नजर आएगा, एक बटन नजर आएगा अपडेट कैलकुलेशन का। आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और दोस्तों क्लिक करने के बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे। उसके बाद आपके सामने आपके पेंशन कैलकुलेटर का जो आउटपुट है वो आपको यहाँ पे नजर आने लग जाएगा, यानी कि आपकी मंथली पेंशन कितनी बन रही है, जो भी आपने डाटा यहाँ पे एंटर किया है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद अगर आप अर्ली पेंशन स्टार्ट कर रहे हैं तो कितना डिडक्शन होता है। उसके बाद आपकी एग्जैक्ट जो पेंशन लगने वाली है वो आपकी यहाँ पे नजर आ जाएगी। यहाँ पे 1725 रुपए है, यानी कि मंथली पेंशन जो मेरी बन रही है 1725 रुपए बन रही है, जो डिटेल मैंने एंटर करी है उसके अकॉर्डिंग। तो दोस्तों इस तरीके से बड़े ही आसानी से आप ईपीएफ के पेंशन कैलकुलेटर को यूज करके अपना मंथली पेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो भी आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि इसकी एक फाइल बना के सेव करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे एक बटन नजर आएगा डाउनलोड का, आप डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे।
और दोस्तों डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप चाहते हैं तो डायरेक्ट इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या पीडीएफ फाइल में सेव करके आप इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो भी डाटा यहाँ पे एंटर किया है वो एक एग्जांपल का डाटा है, वो किसी भी ईपीएफ मेंबर्स का नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था और उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की लेटेस्ट और यूजफुल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।